नमस्कार, मंडी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं भुवन भास्कर। मंडी.com में एक बार फिर हम हाजिर हैं लेकर खेती और किसानी की बातें। आज हमारी बातचीत केंद्रित होगी जैविक खेती पर। जैविक खेती पर वैसे तो हम पहले भी काफी बातचीत मंडी.com में करते रहे हैं, लेकिन आज की बातचीत का जो खास पहलू होगा वो ये होगा कि हमारी बातचीत होगी जैविक खेती से आने वाले जो उत्पाद हैं उनकी मार्केटिंग पर। और उसकी मार्केटिंग में भी हम बात इस पहलू पर केंद्रित रखेंगे कि जो मार्केटिंग होती है वो किसान से किस तरह से किसान के लिए किस तरह से फायदेमंद हो सकती है, क्योंकि अभी भी जैविक खेती हो रही है, उत्पाद बाजार में आ रहे हैं, उनकी ब्रांडिंग हो रही है, उनकी मार्केटिंग हो रही है। और हमारे आपके जैसे जितने जो उपभोक्ता हैं, कंज्यूमर के तौर पे जब आप जाते हैं दुकानों में जैविक उत्पाद खरीदने, तो आपका ये अनुभव होगा कि जो सामान्य उत्पाद हैं उनके मुकाबले दोगुने तिगुने तक की कीमत हमें उन उत्पादों के लिए देना पड़ता है। लेकिन क्या वास्तव में किसानों के पास, जो जैविक खेती के किसान हैं, उनके पास इसी परिमाण में ये प्रीमियम जाता है? शायद नहीं। क्यों नहीं जाता है और क्या ये किया जाए तो इस स्थिति में बदलाव हो सकता है? ये सब बातों पर आज हम अपने कार्यक्रम के दौरान चर्चा करेंगे। आपको हम सबसे पहले परिचय कराए थे आज के हमारे मेहमान से। हमारे आज के मेहमान हैं संदीप शर्मा। संदीप छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से हमारे साथ जुड़े हैं और संदीप वैसे शैक्षणिक आधार पर इंजीनियर हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से जैविक खेती से जुड़े हुए हैं। जैविक खेती से जुड़ने के बाद एक 5-7 साल जैविक खेती में रहने के बाद उन्होंने जैविक खेती की मार्केटिंग से भी अपने को जोड़ा है। और खास बात यह है कि संजीव जो पूरा काम करते हैं वो करीब 200-250 किसानों के साथ मिलकर करते हैं। और जैविक जो उत्पाद है उनकी मार्केटिंग इनका एक तरह से आप कह सकते हैं कि यूएसपी है। तो हम आज संदीप से ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक आम किसान कहाँ चूक रहा है और किस चूक को खत्म करके वो ज्यादा से ज्यादा भाव हासिल कर सकता है जैविक उत्पादों का। संदीप, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। हाँ जी, धन्यवाद। संदीप, हम मूल विषय पर जो बार बार मैंने अभी कहा है इस कार्यक्रम का परिचय कराने में अपने दर्शकों से, उस पर हम आएंगे, जल्दी ही आएंगे। बट उससे पहले मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा कार्यक्रम को एक पर्सपेक्टिव देने के लिए आप अपने बारे में बताएं और खास तौर से अपने बारे में ये बताएं कि जैविक खेती में आपकी रुचि क्यों हुई। और जैविक खेती में आने के बाद से मैं आपसे खेती के लिए नहीं पूछूंगा, लेकिन कारोबार, बिजनेस, आजीविका, लाइवलीहुड के लिहाज से आपका अनुभव क्या रहा है? जी, मैं रहने वाला शिवपुरी मध्य प्रदेश का हूँ और जैसा कि सभी लोग 12वीं करने के बाद कॉलेज की पढ़ाई के लिए इंजीनियरिंग करने में आगरा आया। और इंजीनियरिंग के माहौल के बीच में मैं अपनी उपयोगिता को नहीं देख पा रहा था। ना तो मुझसे अंग्रेजी की पढ़ाई हो पा रही थी और ना ही मेरे को बहुत उसमें रुचि हो रही थी कि सारी किताबें पढ़ के मैं कहाँ पहुंचूंगा। उसी बीच में अब्दुल कलाम जी के स्टेटमेंट अखबारों के माध्यम से मैं पढ़ता था, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स गाँव में लौट जाएं और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करें, हमारी यूनिवर्सिटियां रोजगार देने में सक्षम नहीं है, ऐसा कलाम जी लगातार बोलते थे, जिनको मैं अखबार में पढ़ता था। उस बीच में ये मन हुआ कि और 2020 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। ये वाला विचार से मैं लगा कि कुछ मेरी उपयोगिता हो सकती है कि मैं इस दिशा में कुछ सोचूं। तो मुझे ये बताइए कि जो जैविक खेती आपने शुरू की वो कैसे शुरू की, क्योंकि आपने बताया कि आपका बैकग्राउंड खेती का नहीं था, तो आप खेत आपके पास कहाँ से आए? क्या वो आपको पैतृक खेत था या आपने उसको लीज पर लिया? किन किन चीजों की आपने खेती शुरू की और शुरुआती मुश्किलें क्या रही? आपको अच्छा लगेगा कि जब मैं अस्थमा ठीक हुआ वो मेरा आयुर्वेद से ठीक हुआ। मेरा पहली बार ध्यान गया कि ये जो जीवन शैली है ये ठीक नहीं है। वो पहला पॉइंट था कि जो मैं 19 साल का था और हर साल इनहेलर से और एलोपैथी से परेशान था और मैं कुछ आयुर्वेद की कुछ जड़ी बूटियों से फ्री में ठीक हुआ, इसका कोई पैसा नहीं लगा। वो एक टर्निंग पॉइंट था कि जब मैं स्वस्थ हो पाया तो हिम्मत आई कि जीवन शैली में बदलाव करना जरूरी है। एक ये पॉइंट था। और 10 साल की वो जर्नी, जहाँ अलग अलग गाँव में रुकना और उन लोगों को संग में कुछ सीखने की कोशिश करना, जिसमें गौपालन, मधुमक्खी पालन, और लगातार लोगों की प्रॉब्लम को देख रहा था कि सभी लोग शहरी जो गांव में रह के काम कर रहे हैं, इनकी कॉमन प्रॉब्लम है। एक ये नेटवर्क बना। तब 2012 में हम कुछ दोस्तों ने प्लान किया कि हम लोग एक जमीन लेते हैं और एक जैविक खेती का एक प्रयोग शुरू करते हैं, जो कि छत्तीसगढ़ में आना हुआ।
तो 2002 से लेके इंजीनियरिंग छोड़ने के बाद 2012 तक की केवल जर्नी है जहां मुझे नहीं पता था कि जैविक खेती का मुझे कोई रोजगार बनाना है या मुझे कोई मैं खेती करनी है या मार्केटिंग करनी है। पर 2012 तक ये समझ में आया कि मेरे को शहर में नहीं रहना, ये तय हो गया था, और गांव में रह के कुछ ऐसा मीनिंगफुल काम करना है कि गांव के बच्चे शहरों में ना जाएं और गांव में सम्मानजनक जी सके। इस उद्देश्य को लेके हम लोगों ने कुछ दोस्तों से बात करके, हाँ, कौन कौन सी चीजों की खेती आपने शुरू की और हाँ, वो जब शुरुआत आपने की उसके शुरुआती चैलेंजेस क्या थे? 2012 में खेत खरीदना पहला चैलेंज था कि हम लोगों ने खेत खरीदा, उसकी लेवलिंग करना, घर बनाना, और जब पहली फसल हमारी जैविक खेती की निकल के आई तो जो 10 साल की ट्रेनिंग थी वो फेल हो गई, क्योंकि उस खेती को खरीदने, उस फसल को लेने वाला कोई नहीं। जो 13 साल बाद पता चला, 13 साल तक वो एक आइडिया था कि हम जैविक खेती करेंगे और समाज हमारा वेलकम करेगा, पर 13वें साल में जब खेती करके हमारी जब 12 क्विंटल धान आई हाथ में, पता चला उसको सारा चूहे ही खा रहे हैं, लेने वाला कोई नहीं। तो उस धान को हमको मार्केट से रासायनिक खेती से भी कम कीमत में उसी मंडी में जाके बेचना पड़ा, ये पहला चैलेंज था। सेकेंड ईयर में उसका मिलिंग चैलेंज था कि मिलिंग कहाँ कराएंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक के लिए इतने छोटे बैचेज हैं, उसमें से हमको आता भी कुछ नहीं था। यानी ये तो संदीप आपने एक बहुत ही मजेदार बात कही कि आपको जो पहला चैलेंज आया वो खेती में नहीं आई, वो दरअसल आपको उस खेती से जो उपज आई उसकी मार्केटिंग में आई, उसकी मार्केटिंग में आई। ये एक महत्वपूर्ण चीज आपने कही है। इसी पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे, देखते रहिए मंडी.com। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं आज जैविक खेती की, और जैविक खेती में भी जो जैविक खेती से निकलने वाले उत्पाद हैं उनके मार्केटिंग की। हमारे साथ संदीप शर्मा बने हुए हैं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से। संदीप शर्मा, जिनके बारे में अभी हमने जाना कि वो किसान तो हैं ही लेकिन जैविक खेती के, लेकिन साथ ही एक तरह से अब उद्यमी भी बन चुके हैं, एंटरप्रेन्योर भी बन चुके हैं, क्योंकि वो मार्केटिंग पूरी तरह से किसानों के लिए, अपने लिए भी और अपने साथ करीब 200-250 दूसरे किसानों की भी जैविक उत्पादों की मार्केटिंग का जिम्मा भी खुद उठाते हैं। संदीप, आपने बताया कि जो आपकी सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती थी वो मार्केटिंग की थी, और ये आप ही की नहीं, मुझे लगता है देश के लगभग हर किसान की कहानी यही है। तो आपने किया क्या, समाधान कहाँ से निकाला? तो जो पहले साल का चैलेंज था उसको सुलझाने की कोशिश की, और यही पता चला है केवल मेरी समस्या नहीं है, जितने भी जैविक खेती करने वाले किसान हैं वो खेती ट्रेनिंग का जो दौर चला है पिछले 5-7 साल में, हजारों लाखों लोगों ने ट्रेनिंग ली है, पर जब एक किसान जब खेती करके उत्पादन को लाता है तो उसकी लागत सामान्यतः दुगनी हो जाती है, क्योंकि वो जो रासायनिक से जो उपज है उसकी तुलना में अभी भी जैविक की उपज आधी है, तो रेट सीधा 1.5 से 2 गुना उत्पादन के लेवल पे आ जाता है, और उस लागत को देने की समाज की अभी तैयारी नहीं है। ये जो चैलेंज है, तो हम लोगों को समझ में आया कि कैसे हम लोग इस मुद्दे को कनेक्ट कर पाए कि जागरूक व्यक्ति और वो जागरूक किसान, ये दोनों आपस में जुड़े, क्योंकि आम किसान की हिम्मत नहीं है कि जैविक खेती के जो होने वाले नुकसान है उसको झेल सके। तो इस सेक्टर में वही लोग सफल हो पा रहे हैं जो शिक्षित हैं, जिनका कोई कमिटमेंट लेवल है कि हमको सरकार के लिए खेती नहीं करनी है, हमको अपने स्वास्थ्य के लिए खेती करनी है और समाज को स्वास्थ्य बनाने के लिए खेती करनी है। इस फील्ड में एक तो वही लोग सफल हैं जो शिक्षित हैं और जिनका कमिटमेंट लेवल बहुत ज्यादा है। इस फील्ड में वो सारे लोग फेल हो रहे हैं
जो केवल इसमें केवल पैसा देख रहे हैं। तो मार्केटिंग का सॉल्यूशन किस तरह से आपने खोजा? मार्केटिंग के सॉल्यूशन के लिए हम लोगों ने जो सभी लोग कर सकते हैं, लोगों को फ्री गिफ्ट बांटना, छोटे छोटे मेले लगाना, सोशल मीडिया का यूज करना, वेबसाइट को बनाना। बीच में हमारी हिम्मत टूटी जब 4 साल तक हम लोग लगातार मार्केटिंग में भी फेल हुए, हम लोगों को 4 साल बाद खेती बंद करनी पड़ी। मुझे 1 साल पूरा ब्रेक लेना पड़ा कि हमारी नुकसान सहने की क्षमता खत्म हो चुकी है। लगभग हम लोग जो 50 लाख दोस्तों से लगाए थे, 30-40 लाख रुपए और खर्च कर दिए। मतलब ये एक्सपेरिमेंट के नाम पे हमारी सारी क्षमता खत्म हो चुकी है। और हम लोगों ने ब्रेक लेके फिर सोचा कि हम क्या करें। देन हम लोगों ने मार्केटिंग को लेके स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी बनाई कि हम लोग सीधा सीधा उत्पादन ना करके अब फोकस अपना मार्केटिंग पे करें, और उन सारे लोगों की जो हमारे मित्र हैं जो इस तरह का उत्पादन कर रहे हैं, क्यों ना उनको के उत्पादन को सेल करने में सपोर्ट करें। तो ये आपको अच्छा लगेगा कि हम लोगों ने पहली बार जो फार्मर्स प्राइड के नाम से जो हमारी संस्था ने काम किया कि हर उत्पादन के साथ किसान की पहचान को जोड़ा। यदि हम 1 किलो चावल भी बेच रहे हैं तो वो किसान किस किसान का है, उसका पहचान हमने उस पैकेट पे दिया, ताकि एक किसान को यदि सम्मान के साथ जोड़ना और लोगों को कनेक्टिविटी बना पाना। ये ट्रांसपोर्टिंग के खर्चे हैं, पॉलिथीन के खर्चे हैं, ये बीच में से हटे, क्योंकि जितना भी प्लेटफॉर्म्स है ये बहुत खर्चीले हैं। लगभग सोशल मीडिया के जितना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, लगभग 40 से 50% तक लागत ये लोग ले जाते हैं। किसान के पास जो आ रहा है, अभी हमारा जो वर्किंग है उसमें 78% हम लोग किसान को रिटर्न कर पाते हैं, और बाकी का जो 22% है वो पॉलिथीन, स्टिकर, ट्रांसपोर्टिंग और कोरियर। लॉकडाउन के बाद से जो भी व्यापार को नुकसान हुआ है, इसमें ट्रांसपोर्टिंग कंपनियों ने अपने चार्ज काफी बढ़ा दिए। तो संदीप मुझे ये बताइए कि जब आपने कहा कि जो पहले 4 साल में आपने जो खेती की वो प्रयोग असफल हुआ, उसमें कौन कौन से उत्पादों की खेती आप कर रहे थे, और क्या उसके असफल होने के पीछे केवल एक यही रीजन था कि आप लोगों को उसका भाव अच्छा नहीं मिल पा रहा था? हाँ, यस, यही रीजन था कि एक तो भाव अच्छा नहीं मिल रहा था। हम लोगों ने विष्णुभोग चावल लगाया, अरहर की दाल, चना और एक सरसों तेल का मिल लगाया हमारे खेत, दलिया की मशीन, आटे की मशीन। लगभग 60-70 तरह के प्रोडक्शन बनाने शुरू किए, पर समाज में उतनी अवेयरनेस नहीं है। लोग बात कर रहे हैं, पर रेगुलर मंथली वो उस सामान को परचेज कर सकें, वो समय कोरोना के बाद से बढ़ा है। जब हम लोगों ने शुरू किया था तब वो समय भी नहीं था। अभी लॉकडाउन के बाद से लोगों का ध्यान गया है, कोरोना के बाद, कि लोग स्वास्थ्य के प्रति अवेयर हुए हैं, इसके कारण लोगों का ध्यान जा रहा है। तो हम लोगों ने इतना ही किया कि उन फसलों को कनेक्ट करने के लिए लोगों से छोटी छोटी मीटिंग्स करना। पर जो बाद में हमको अभी जो समझ में आता है कि सारी की सोशल मीडिया ब्रांडिंग, इवन हम लोगों ने सबसे प्रीमियम जो लोकेशंस हैं, गोल्फ इवेंट्स हैं, सब कुछ किया। पर जो चैलेंज अब आता है कि छोटे छोटे बैच में होने से एक जैसी क्वालिटी मेंटेन कर पाना, और उस कस्टमर और किसान की कनेक्टिविटी ही सबसे बड़ा चैलेंज अभी दिख रहा है। अभी समाज को भरोसा नहीं हो पा रहा है कि दुगने तिगने दाम देने के बाद भी वो जो प्रोडक्ट है वो जैविक है भी या नहीं। अभी जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है। अब सवाल आपने, क्योंकि क्वालिटी की बात आपने उठाई है, तो क्वालिटी के लिए कई सारे ऐसे ब्रांड हैं, जो कुछ जर्मन ब्रांड भी हैं और अपने जो घरेलू भी, मतलब ब्रांड यानी मुहर जो सर्टिफिकेशन है, जो जैविक का सर्टिफिकेशन करते हैं। तो क्या ये सर्टिफिकेशन आपके जो उत्पाद हैं उन पे आपने लिया है, और अगर आपने लिया है तो फिर क्यों ये विश्वास का संकट क्यों है? क्या सर्टिफिकेशन से भी ग्राहकों को उम्मीद पूरी नहीं बनती है? नहीं बन रही है, क्योंकि अब मार्केट में इतने सारे ब्रांड हो गए हैं, सभी के पास सर्टिफिकेशन हो गए हैं। तो अभी ये जो इशू है कि जो कंफ्यूजन की एक ऐसे कस्टमर लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये किस ब्रांड का लेना हमारे लिए सही होगा। तो हम लोगों ने इस बीच में जो किया कि आप ब्रांड को बीच में से हटाते हैं, हम डायरेक्ट किसान और कस्टमर को जोड़ने की कोशिश करते हैं। यदि शहर के लोग अपने नजदीकी किसानों के संग संपर्क करते हैं और वो प्रोडक्शन विदाउट पैकेजिंग, विदाउट पॉलिथीन, कम से कम ट्रांसपोर्ट में वो किसान और ग्राहक यदि जुड़ जाते हैं, तो ये सबसे ज्यादा मुनाफा इसमें किसान को होगा। और यदि किसान का मार्केट शहर में ही खत्म हो जाता है उसका उत्पादन, तो हमारा सब मैक्सिमम मुनाफा किसान को हो सकता है। हम लोग इस थीम पे काम कर रहे हैं। तो ऐसे कितने किसान आपके समूह में हैं, और ऐसे कितने ग्राहकों से आप अभी तक जुड़ चुके हैं जिनको आप सीधे सप्लाई कर रहे हैं? लगभग 250 किसान अभी हमारे संपर्क में हैं, जिनसे हम लोग सामान जिनका उत्पादन ले रहे हैं, और लगभग 1200 से ज्यादा कस्टमर है रेगुलर, जिन फैमिलीज को हम लोग रेगुलर सप्लाई करते हैं। वो सारी फैमिलियां अलग अलग शहरों में हैं,
तो हम लोग बिलासपुर में सारे किसानों से सामान इकट्ठा करते हैं और रेगुलर मंथली उनके पैकेजेस के हिसाब से उनको भेज देते हैं। नए लोगों को जोड़ने के लिए सोशल मीडिया, वेबसाइट इनका भी उपयोग करते हैं। पर इस सबके साथ पहली बार जोड़ने के लिए सोशल मीडिया और वेबसाइट काम करती है, पर सेकेंड ईयर में सेकेंड टाइम जो है वो ऑर्डर आपकी क्वालिटी, रेट और सर्विस पे डिपेंड करता है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात। हाँ, तो मेरे जिस फील्ड में जो भी नए किसान जो काम कर रहे हैं उनके लिए लगातार जो फोकस उनका डिजाइनिंग और उस पे है, वो केवल एक कदम काम आएगा। अगले कदम पे हमें रेगुलरिटी और समाज का विश्वास बना के रखना है। जी, ये जो इशू है कि हम लगातार विश्वास बनाए रखें। यानी जैविक में निश्चित तौर पे अगर कोई प्राइस प्रीमियम देने के लिए तैयार है, अगर 1.5 गुना 2 गुना दाम देने के लिए तैयार है, तो सबसे बड़ी जो चीज है वो चाहेगा कि जो गुणवत्ता की विश्वसनीयता उसको मिले, गारंटी मिले। हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से लौटेंगे और कुछ और सवाल हम पूछेंगे संदीप शर्मा से जैविक उत्पादों की मार्केटिंग के बारे में। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मंडी रोड। आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं आज जैविक उत्पादों की खेती और उनकी मार्केटिंग के बारे में, और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जैविक उत्पादों की जो बड़ी भारी कीमत एक तरह से बाजारों में उपभोक्ताओं को मिलती है, उनका ज्यादा से ज्यादा हिस्सा कैसे किसान अपने पास ले सकता है, जो ऐसा किसान जो जैविक में खेती कर रहा है। संदीप शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से, जो स्वयं भी जैविक खेती करते रहे हैं, उसके किसान रहे हैं, और अब करीब 250 किसानों के साथ मिलकर उनके जैविक उत्पादों की मार्केटिंग में भी उनकी मदद कर रहे हैं। संदीप, एक बात तो विश्वसनीयता की हो गई, दूसरी बात नए ग्राहकों को खोजने की हो गई, जो कस्टमर बेस बढ़ाने की बात हो गई। तीसरी एक बात जो ये विश्वसनीयता से ही जुड़ी हुई है, वो मैं आपसे थोड़ा समझना चाहता हूं, क्योंकि बहुत बार कहा जाता है ना कि कुछ गेहूं के दाने, स्वस्थ गेहूं में कुछ सड़े दाने भी होते हैं। मतलब जब आप किसानों के साथ काम करते हैं तो कुछ किसान ऐसे हो सकते हैं जो आपकी समूह की विश्वसनीयता का फायदा उठाते हुए कुछ अपना लाभ बढ़ाना चाहें अनुचित तरीकों से। उससे कुल मिला के आपके समूह की विश्वसनीयता खराब होने का डर है, और आपकी मार्केटिंग का जो पूरा इनिशिएटिव है, जो पूरा एक तरह से मोमेंटम है, वो खत्म हो सकता है। तो इसके लिए आपने क्या उपाय किए हैं? कैसे आप ये इंश्योर करते हैं कि जो माल आप लें वो बिल्कुल सही हो, जैविक हो और सही गुणवत्ता का? हम लोगों के साथ संयोग ये हुआ कि जो 10 साल की यात्रा हुई तो लगभग सभी किसानों के खेत पे मेरा रहना हुआ, उनसे मिलना हुआ है। तो पहला चैलेंज तो ये है कि अननोन किसानों से हम लोग लेते ही नहीं है सामान। जिस किसान का हम लोग फिजिकली उसका खेत देखा हुआ हो और उससे चर्चा के दौरान उसकी मानसिकता का हमको पता हो, ये पहला टेस्टिंग है। जो भी करने वाला सही किसान होगा उसके पास जानकारी ठोस होती है। इस तरह से हम लोग पहले टेस्टिंग करते हैं। फाइनली उसके बाद जो उसका प्रोड्यूस है, उसका हर बैच को जो हम परचेज करते हैं वो NABL लैब के थ्रू, जो भारत सरकार का एक सिस्टम है गुणवत्ता का जांचने का, तो हर बैच को हम लोग टेस्ट करके देख लेते हैं कि जो बैच परचेज हुआ है उसमें केमिकल है कि नहीं।
इस तरह से हम लोगों ने क्वालिटी पैरामीटर को बहुत ही टाइट किया हुआ है। तो लगातार लोग कोशिश करते रहते हैं कि हम लोग हमको बेच पाए अपना कुछ गलत सामान भी, पर वो ऐसा हो नहीं पाता है। इसमें एक ये तो हो गया जो आप करते हैं, लेकिन इसके साथ ही संदीप, मैं थोड़ा अगर आपसे ये समझना चाहूँ कि एक कोई किसान अगर किसी के पास समूह नहीं है, अगर किसी ने मान लीजिए कि कोई ग्रुप नहीं बनाया हुआ है या किसी जैविक एफपीओ से नहीं जुड़ा हुआ है, क्या उसके पास भी ऐसे कुछ अवसर हैं जिससे कि वो अपनी जैविक खेती को मुनाफे की खेती में बदल सकता है? या एक तरह से आप कहेंगे कि ये पूर्व शर्त है कि ज्यादा किसानों को एक साथ आना ही चाहिए और बिना समूह में गए जैविक खेती को फायदे का बनाना मुश्किल है? नहीं, ऐसा नहीं है। एक भी किसान जो जागरूक है वो आराम से इसको कर सकता है। उसको हिम्मत, शुरू में ये मार्केट इतना स्लो है, जागरूकता की कमी है, तो अपनी हिम्मत बनाए रखना है और लगातार लोगों से अवेयर करके लोगों से बातचीत करके एक 5 एकड़ के किसान को 20 परिवार भी यदि मिल जाए, 1 एकड़ का किसान ज्यादा से ज्यादा 4 परिवारों का पूर्ति नहीं कर सकता है, तो घबराने की बात नहीं है। यदि 1 एकड़ का किसान है तो 4 फैमिली ढूंढना उसके लिए बहुत आसान है। उन 4 परिवारों से बैठ के बात करें कि आपका सब्जी, दूध या अनाज में पैदा कर दूंगा, यानी कुल मिलाकर ये है कि जैविक उत्पादों की मार्केटिंग का जो की है वो डायरेक्ट मार्केटिंग है। जब तक आप डायरेक्ट मार्केटिंग में नहीं आएंगे तब तक आप उसको सही उसकी प्राइसिंग नहीं आप पा सकते हैं। हाँ, सही प्राइसिंग आप किसान नहीं पा सकते, ये अच्छा, उसका क्लू है। लागत के बारे में आपका अनुभव क्या रहा है? जैविक खेती की लागत और उसका उत्पादन, इसका जो अनुपात है, इसको आप कैसा पाते हैं? क्योंकि कई लोगों का ये मानना है कि जब आप जैविक खेती में जाते हैं तो वहां उत्पादन आपका कम हो जाता है। हाँ, कुछ उपजाऊ जमीनों को छोड़ के अधिकांश का तो ऐसे ही उत्पादन कम होता है, क्योंकि यूरिया और जो भी केमिकल हैं ये तेजी से काम करते हैं और अनाज का वेट बढ़ा देते हैं, मात्रा बढ़ा देते हैं। मात्रा बढ़ने से न्यूट्रिशन वैल्यू तो बढ़ती नहीं है पर प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो ये थे संदीप शर्मा जो बता रहे थे जैविक खेती के उत्पादों की मार्केटिंग के बारे में। और कुल मिलाकर 2 बातें अगर सार संक्षेप में बिंदुओं में रखना हो तो मैं कहूंगा कि संदीप ने जो बातें कही हैं उसमें एक बात तो यही है कि आप अगर समूह में आकर खेती करते हैं तो उसका फायदा आपको ये होता है कि जो मुश्किलें आती हैं खेती के समय में, खेती के दौरान, उससे आप निपटने के लिए बेहतर आप इक्विप्ड होते हैं, बेहतर आपके पास संसाधन और क्षमता होती है, चाहे वो जानकारी के लेवल पे हो या दूसरे जो फिजिकल रिसोर्सेज हैं उनके लेवल पे हो। और जो दूसरी बात है वो ये है कि अगर आप मार्केटिंग में जब जा रहे हैं तो डायरेक्ट मार्केटिंग को पकड़िए, सीधे तौर पे आप उपभोक्ता से संपर्क कीजिए और उनको अपना एक तरह से भरोसा जीतिए उनको आप अपने खेतों पे लेके आइए, आप उनको अपने उत्पाद दिखाइए और फिर धीरे धीरे कस्टमर बेस बढ़ाइए। वहीं से आपको जैविक उत्पादों की खेती का सही फायदा मिल सकता है। इन्हीं बातों के साथ मंडी.com से अब मुझे दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते हम फिर आएंगे किसी एक ऐसे ही बहुत ही सामान्य किसी ऐसे विषय पर चर्चा करने जो आप सबको पता है, लेकिन फिर भी आपके मन में उसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं। उन सवालों का जवाब हम जानेंगे अपने विशेषज्ञ के साथ। फिलहाल मंडी.com से दीजिए मुझे इजाजत, लेकिन बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीडी किसान, क्योंकि डीडी किसान पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।